Hello, learners. Welcome to our channel. Hope you are doing well and learning something new. आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो आप बिना कुछ किए भी जनरेट करते हो। जी हाँ, आज हम लोग डेटा के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि डेटा क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कितने टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, डेटा कलेक्शन क्या होता है, डेटा स्टोरेज क्या होता है, इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट डेटा। इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा के बारे में पढ़ने के पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं डेटा क्या होता है। डेटा बेसिकली रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जिसमें आपका रॉ फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, इमेज हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो सकता है, वीडियोज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नंबर्स हो सकता है। ठीक है, और इसी रॉ डेटा को यूज़ करके हम लोग उसमें से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशंस निकालने का ट्राई करते हैं। डेटा का यूज़ करके हम लोग बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमें कोई कॉलेज में एडमिशन लेना है। जब 12 कंप्लीट करोगे आप लोग डिफरेंट कॉलेज वगैरह सर्च करोगे ग्रेजुएशन के लिए, तो हम लोग उसमें क्या ढूँढने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे प्लेसमेंट किस तरह से हो रहा है, क्या-क्या कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं, फैकल्टीज़ कैसे हैं। इन सभी इन्फॉर्मेशंस को हम लोग को अगर कहीं शेयर किया जाए तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कौन-सा कॉलेज मेरे लिए बेस्ट है। फिर मेरा जैसे बैंक के केस में क्या हो गया, बैंक में मेरा डिटेल्स वगैरह मेंटेन रहता है, तो हम लोग कभी कोई ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो उस ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करके हमारे बैंक में रखा जाता है। फिर आपके पास हो गया स्टूडेंट्स डेटा, कोई भी तरह का डेटा हो सकता है। स्टूडेंट जैसे कोई भी स्कूल है या कॉलेज है, उसमें स्टूडेंट्स का डेटाबेस मेंटेन करके रखा जाता है ना, जिसमें नेम रहता है, डिटेल्स या स्टूडेंट का डिटेल्स रहता है, कौन-सा कोर्स में एनरोल्ड है। इन सभी इन्फॉर्मेशन को जो इन सभी इन्फॉर्मेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। ठीक है? तो डेटा का इम्पोर्टेंस समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास डेटा नहीं रहता, तो क्या-क्या दिक्कतें आती। तो जैसे साइक्लोन्स कहीं आने वाला होता है, या फिर फ्लड आने वाला होता है, या हेवी रेनफॉल होने वाला होता है, तो इस चीज़ को पहले से ही आपको पता चलता होगा कि हम लोग को नोटिफ़िकेशन आ जाता है। तो वो नोटिफ़िकेशन कैसे आता है? आपका जो मेटेरोलॉजिकल ऑफ़िस होता है ना, वो कंटीन्यूअसली सैटेलाइट्स के डेटा को मॉनिटर करते रहते हैं, और वहाँ से उस डेटा को यूज़ करके ही आपको बताया जाता है कि साइक्लोन आने वाला है या नहीं आने वाला। अगर मान के चलिए वहाँ से वो डेटा नहीं आता, और उस डेटा को कहीं ये लोग स्टोर करके नहीं रखे होते, और ये एनालाइज़ नहीं कर पाते कि वो डेटा जो आ रहा है उससे क्या हो सकता है, फ्लड आ सकता है या हेवी रेनफॉल हो सकता है। अगर नहीं पता चलता तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता। आप समुद्र के किनारे हैं, वहाँ पे साइक्लोन आ गया, कितने लोग विज़िट करने जाते हैं, किनारे पे रहते हैं, उन सभी का लाइफ़ डेंजर में आ सकता है ना। तो डेटा का यूज़ करके हम उन सभी लोगों का लाइफ़ को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से पता चल रहा होगा आप लोग की डेटा का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। डेटा का होना हमारे लाइफ़ में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप कभी टिकट्स वगैरह बुकिंग करते होगे फ्लाइट का, तो उसमें देखते होगे कि वहाँ पे डायनामिक प्राइसिंग होता है, कभी फिक्स प्राइसिंग नहीं होता है। बेस्ड ऑन द डिमांड्स वो प्राइस इंक्रीज़ होता है या तो फिर डिक्रीज़ होता है। तो वो कैसे पता लगता है? हम लोग के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा अगर डिमांड्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। ये इन्फॉर्मेशन रहता है तभी तो वो लोग अपना प्राइस को डिसाइड कर रहे हैं कि इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं इंक्रीज़ हो रहा है। फिर और भी बिज़नेसेस हैं, जैसे शॉपिंग मॉल्स होते हैं, तो शॉपिंग मॉल्स जो भी कस्टमर कोई परचेज़ करता है तो उसको स्टोर करके रखते हैं, और वो एनालाइज़ करने का कोशिश करते हैं कि जब भी कोई आदमी बेडशीट खरीद रहा है तो उसके साथ में और क्या ले रहा है। जब भी कोई ब्रेड ले रहा है तो उसके साथ में क्या ले रहा है, मिल्क ले रहा है या एग ले रहा है। ये सारा चीज़ वो लोग एनालाइज़ करके अपने स्टोर में उस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं डेटा को, सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई कस्टमर विज़िट करे तो उसको दोनों प्रोडक्ट सामने मिले और वो उस प्रोडक्ट को खरीदे। उसका चांसेस ऑफ परचेज़ ऑफ अदर प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो जाता है। फिर आपका हो गया वोटिंग के केस में, ठीक है? ईवीएम मशीन्स होता है ना, तो ईवीएम मशीन हर जगह जितने भी वोटिंग बूथ होते हैं, हर जगह पे ईवीएम मशीन्स लगा हुआ रहता है, ठीक है? ईवीएम मशीन्स लगा, आप गए, ईवीएम मशीन में एक बटन आपने प्रेस किया, बट अगर हम लोग उस डेटा को स्टोर करके नहीं रखेंगे कहीं पे, तो हम लोग डिसाइड कर पाएँगे क्या मेरे इलेक्शंस का रिज़ल्ट क्या है? नहीं। तो सारा जो भी बटन्स आप प्रेस कर रहे हैं, तो वो सारा स्टोर करके होता है, फिर सारा वोटिंग बूथ का डेटा को कलेक्ट करके वहाँ से एनालाइज़ करके बताया जाता है कि किस पार्टी का वोट सबसे ज़्यादा है, कौन वहाँ का विनर है। फिर आपका फार्मास्यूटिकल के केस में देख लीजिए। फार्मास्यूटिकल के केस में क्या होता है, कोई भी न्यू मेडिसिन बनाया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें टेस्ट होता है सबसे पहले। ऐसा नहीं कि कोई मेडिसिन बना, तो सब डायरेक्ट ह्यूमन को दे दिया जाए कि लो कंज़्यूम करो, ऐसा नहीं होता है। पहले उसमें टेस्टिंग होता है, फिर उसका अप्रूवल आता है, उसके बाद ही कोई पेशेंट को दिया जाता है। तो टेस्टिंग किस पे होता है? तो जब टेस्टिंग होता है, तो टेस्टिंग के टाइम पे जो भी बिहेवियर हो रहा है, जिस जिस
जिस पे टेस्टिंग किया जा रहा है उसका बिहेवियर किस तरह से आ रहा है, वो मेडिसिन देने से कितने दिन में रिकवर हो रहा है, वो इफेक्टिव है या नहीं, वो सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर करके लास्ट में एनालाइज किया जाता है कि ये मेडिसिन मेरा सुटेबल होगा इस कंडीशन के लिए या नहीं होगा। ठीक है, फिर मान के चलिए आप लाइब्रेरी में गए। लाइब्रेरी में क्या है कि बहुत सारा बुक्स रखा हुआ है, आप जब भी कुछ कोई बुक वहाँ से बोरो करते होंगे तो लाइब्रेरियन जो होती हैं वो क्या करते हैं, उस चीज़ को अपने बुक्स में मेंटेन करता है कि कौन सा बुक आज कोई बोरो किया या फिर कौन सा बुक आज कोई सबमिट किया, ये सारा इन्फॉर्मेशन वो लोग स्टोर करके रखते हैं सो दैट कोई भी बुक्स वहाँ से मिस ना हो। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि डेटा का कितना ज़्यादा यूज़ है। आइडेंटिफाइंग डिजास्टर से लेके फार्मास्यूटिकल से लेके नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ कितना है, वोटिंग से लेके सारे जितने भी क्रिटिकल डिसीजंस है वो हम लोग क्या है डेटा के बेस पे ही ले रहे हैं। तो मेनली डेटा जो है 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। एक आपका आ जाता है स्ट्रक्चर्ड डेटा और एक आपका हो गया अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या है, आपका जो डेटा है वो रो और कॉलम फॉर्मेट में स्टोर्स होता है। रो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, एक न्यू रिकॉर्ड्स को, और कॉलम बेसिकली उस डेटा का एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान के चलिए मेरे पास एक स्टूडेंट का डेटा है, तो स्टूडेंट का डेटा में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकता है। मैं इसे ले रहा हूँ एक टेबल। ठीक है, मैंने क्या बोला, रो और कॉलम के बेस में, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रो। ठीक है, और इसको बोलते हैं कॉलम्स, जो इधर इधर जो है। सबसे पहले क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, देन और क्या हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, देन स्टूडेंट आईडी हो सकता है, देन कोर्स इनरोल हो सकता है, कौन सा कोर्स इनरोल किए हैं। उसके बाद नेम में यहाँ पे मान के चलिए हम ले लेते हैं राम, रोल नंबर इसका फर्स्ट है, स्टूडेंट आईडी इसका 001 है, कोर्स क्या लिया है, साइंस फिजिक्स में इनरोल किया हुआ है। देन आपका हो गया श्याम, हो गया श्याम का रोल नंबर 2 है, 002 है। देन इसमें किसने लिया है, मैथ में लिया है, इनरोल किया है कोर्स। तो इस हिसाब से आपका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस को, डिफरेंट डिफरेंट डेटा को हम लोग किसमें स्टोर कर रहे हैं, रो और कॉलम के फॉर्मेट में अगर क्या स्टोर करके रख रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ और क्या होता है ना कि ये जो नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट हो गया, कोर्स इनरोल जो हम बोल रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होता है, डिफरेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है, और उस एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके हम लोग कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके आधार कार्ड में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होता है, या फिर आपके आधार कार्ड को बनाने के लिए कौन कौन से एट्रीब्यूट्स का ज़रूरत पड़ेगा, तो जब भी आप आधार कार्ड बनवाए होगे तो सबसे पहले वहाँ पे क्या होता है, आपसे नेम पूछा जाता है। ठीक है, तो नेम एक एट्रीब्यूट हो गया। डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, तो डेट ऑफ बर्थ एक एट्रीब्यूट हो गया। देन एड्रेस पूछा जाता है, एड्रेस एक एट्रीब्यूट हो गया। देन कॉन्टैक्ट नंबर लिया जाता है, वो एक एट्रीब्यूट हो गया। देन फ़ोटो लिया जाता है, वो एक एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ये सारे विजिबल एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको नॉर्मल आधार कार्ड में दिखेंगे, बट आपके साथ इसके साथ साथ में आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है ना। तो वो चीज़ आपका आधार कार्ड में नहीं विजिबल रहता है, बट आपके आधार कार्ड में जो विजिबल है वो है नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट एंड फोटो आईडी एंड आधार नंबर। ये सारे एट्रीब्यूट्स मेंशन रहते हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आपके आधार कार्ड में क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप लोग मेंशन कर देना कि नेम रहता है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, फोटो एंड आधार कार्ड नंबर। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बेसिकली आप उस डेटा को हम लोग बोल सकते हैं जिसको रो और कॉलम में हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, जिसका एट्रीब्यूट्स फिक्स नहीं है। जैसे आपका एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, मान के चलिए न्यूज़पेपर है, तो आपका न्यूज़पेपर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपका न्यूज़पेपर हो सकता है आज के दिन में जो न्यूज़पेपर आया वहाँ पे एक शुरू में फ़ोटो हो, ठीक है, देन एक फ़ोटो हो और उसके साथ कुछ कुछ आर्टिकल्स लिखा हो। बट नेक्स्ट डे हो सकता है वही सेम न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज में केवल आर्टिकल्स ही लिखा हो। वो आर्टिकल्स यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, फिर दूसरा चल रहा है, तो इसका क्या आपको दिख रहा है कि एट्रीब्यूट्स फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी ऐड हो सकता है इस न्यूज़पेपर में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आपका फिर और क्या आ सकता है, जैसे हो गया फ़ोटो। फ़ोटो क्या है, फ़ोटो भी एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। देन आ गया आपका मल्टीमीडिया, जैसे वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, ये सारा आपका क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। बट आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो आपका जो है ये मल्टीमीडिया हो गया या फ़ोटो हो गया, उसमें एक और डेटा होता है जो कि इस फ़ोटो का इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप लोग कभी कोई इमेज क्लिक करते होगे,
आप फ़ोटो लेते हो तो उसमें देखना आपके पास उस फ़ोटो में डिटेल्स आता है। जब उसमें आप उसकी डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे फ़ोटो का नेम एक बना हुआ आएगा, ठीक है? उसका रिज़ॉल्यूशन क्या है, कितने साइज़ का है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको हर हर फ़ोटो में मिल जाएगा, ठीक है? फ़ॉर्मेट क्या है उसका, पीएनजी है या जेपीईजी है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको हर फ़ोटो जितना भी फ़ोटो आप लोगों ने क्लिक किया होगा सब में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेटा डेटा क्या है? स्ट्रक्चर्ड डेटा है, बट आपका फ़ोटो जो था एक वो क्या था? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम लोग मेटा डेटा से आइडेंटिफ़ाई या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है? तो मेटा डेटा बेसिकली क्या होता है? इन्फॉर्मेशन ऑफ अ डेटा। अब हम लोग डेटा क्या होता है ये पढ़ लिए, उसका इम्पोर्टेंस पढ़ लिए, कितने टाइप्स ऑफ डेटा हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, इन सभी इन्फॉर्मेशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं इस डेटा कलेक्ट कैसे होता है, डेटा कलेक्शन क्या होता है। तो डेटा कलेक्शन बेसिकली क्या होता है? आइडेंटिफाइंग अवेलेबल डेटा और कलेक्टिंग इट फ्रॉम द अवेलेबल सोर्स। जैसे मान के चलिए एक स्टोर है, कोई भी एक नॉर्मल शॉप है, इसमें क्या होता है हमारे पास अब बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि उस शॉप में मिलते हैं, ठीक है? तो यहाँ से क्या होता है, कौन सा आइटम परचेज हो रहा है, कौन सा न्यू आइटम हम लोगों ने स्टोर में लाया, किसने परचेज किया, ये सारा इन्फॉर्मेशंस क्या होता है, एक रजिस्टर में आप लोग देखते होंगे, एक रजिस्टर में उसे स्टोर करके रखा जाता है। और फिर इस डेटा को जो रजिस्टर में स्टोर है इसको हम लोग स्प्रेडशीट में स्टोर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करने के लिए इसको स्प्रेडशीट में हम लोग ऐड कर सकते हैं, सो दैट हम लोग इस डेटा को यूज़ करके मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। और जो डेटा ऑलरेडी डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल है वो आपका या तो CSV फॉर्मेट में स्टोर होगा या तो डिफरेंट फाइल फॉर्मेट होता है उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। और मान के चलिए कोई एक ऐसा शॉप है जो कभी कोई डेटा को कलेक्ट नहीं किया, बट वो एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है जिसमें उस जो भी परचेज हो रहा है या जो भी सेल हो रहा है उस स्टोर पे उसको स्टोर करके रखना चाहता है, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आपका पाइथन हो गया। और फिर डेटा को स्टोर करने के लिए वो लोग SQL का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। बेसिकली MySQL के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पाइथन और SQL का यूज़ करके वो एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिसका यूज़ करके वो डेटा जो भी परचेज हो रहा है उसको स्टोर करके रख सकें। तो हम लोगों ने अभी तक जो भी डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा कलेक्ट करके उसमें जो भी प्रोसेसिंग्स वगैरह लगाए हैं, उस प्रोसेसिंग लगाने के बाद हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते ना इस डेटा को भाई हो गया इसका काम छोड़ देते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। अगर हम लोग हिस्टोरिकल डेटा मेंटेन करके नहीं रखें तो हम लोग फ्यूचर में कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं क्या? नहीं। तो हम लोग उस डेटा को कहीं स्टोर करके रखते हैं, ठीक है? तो कहाँ स्टोर कर सकते हैं? तो स्टोर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे डिजिटल स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जैसे CD हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, टेप ड्राइव हो गया, बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं। आप किसी में भी डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी डेटा है, अगर उसको हम लोग स्टोर नहीं करें तो प्रोसेस कर सकते हैं क्या? या फिर कोई भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें उसे स्टोर करना ज़रूरी होता है क्या? तो इसमें आप लोग क्या बोल सकते हैं कि नहीं, आप कोई डेटा आपके पास आ रहा है, उस डेटा को आप प्रोसेस कर सकते हैं, देन उसको स्टोर कर सकते हैं। एक तरीका है, ये नेसेसरी नहीं है कि आप पहले स्टोर करिए तभी प्रोसेस करिए। आपके पास डेटा आया, आप प्रोसेस करिए, देन स्टोर करिए, ये भी कर सकते हैं। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कलेक्ट करिए, देन स्टोर करिए, देन प्रोसेस करिए। दोनों तरीका पॉसिबल है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्टोर द डेटा टू प्रोसेस। तो डेटा प्रोसेसिंग भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशंस आ गया, बहुत सारा डेटा है, बट आप उससे कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं पा रहे हैं, तो उस डेटा का कोई यूज़ नहीं रहेगा। जैसे आपके पास कोई भी तरह का डेटा है, जैसे मान के चलिए एक स्टोर का ही डेटा है, ठीक है? हम क्या परचेज़ कर रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं, देन मिल्क ले रहे हैं एंड इसको बाय कर रहे हैं, ठीक है? फिर आपका हो गया ब्रेड हो गया, बटर हो गया, बिस्किट हो गया, ऐसे करके बहुत सारा इन्फॉर्मेशंस आपके पास प्रेजेंट है। बट आप इसमें आप क्या बता सकते हो? कुछ नहीं। आप कुछ अगर के ऐसे ही देखने गए तो आपको कुछ पता चलेगा कि इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बट इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा चीज़ किसके साथ ज़्यादा बिक रहा है।
जिसका कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, उस टाइप का इन्फॉर्मेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस डेटा का होना ज़रूरी नहीं, उसे प्रोसेस भी करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना डेटा का इम्पोर्टेंस है। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग का डे टू डे लाइफ में आप अगर यूज केस देखेंगे तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसका आप देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, जैसे आजकल डे टू डे लाइफ में हम लोग यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, जैसे आप कोई भी अमाउंट सेंड किए तो सेंड करते हैं, तो इसमें क्या एक इन्फॉर्मेशन हुआ, एक इन्फॉर्मेशन निकला कि आपने पर्सन ए ने पर्सन बी को 20 रुपीज़ सेंड किया। ठीक है, अब ये ने बी को 20 रुपीज़ सेंड किया, तो इंटरनली आपका जो बैंक में क्या हो रहा है, आपके अकाउंट से 20 रुपीज़ डिडक्ट हो रहा है और बी के अकाउंट में 20 रुपीज़ ऐड हो रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डेटा प्रोसेस हो रहा है। आपने तो इन्फॉर्मेशन जनरेट किया था कि मैंने इस अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में 20 रुपये सेंड किया, बट साथ में आपका क्या हो गया, इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके डेटा प्रोसेसिंग हुआ और डेटा प्रोसेस हो के आपके बैंक अकाउंट के डिटेल को अपडेट किया गया। ठीक है, फिर आप एक टिकट बुकिंग कराने जाते हैं, मान के चलिए कोई भी ट्रेन का या बस का या फ्लाइट का टिकट करवा रहे हैं, तो अभी उसमें अवेलेबल सीट्स होता है। ठीक है, वो अवेलेबल सीट है, आपने गया, अवेलेबल सीट था, आपने एक टिकट बुक करवाया, तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, आपने एक इन्फॉर्मेशन क्या दिया, मेरे को एक टिकट चाहिए दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन और इस ट्रेन में अवेलेबल है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपने देके टिकट अपना बुक कर लिया। बट अगर इस डेटा को, ये रिकॉर्ड जो जनरेट हुआ है, इसको प्रोसेस नहीं करते हैं, तो ये अवेलेबल सीट्स जो था वो अपडेट होता है क्या? नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आप ये रिकॉर्ड जनरेट किए हैं, इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके जो अवेलेबल सीट्स हैं उसको रिड्यूस किया जाता है। जैसे आपने टिकट बुक किया तो एक घट जाएगा, या फिर आपके पास एक ऑलरेडी बुक टिकट था तो आप इसको कैंसिल कराएंगे तो यहाँ अवेलेबल सीट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये सारा डेटा प्रोसेसिंग आप डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। तो रिकैप कर लेते हैं, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि डेटा क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कितने टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, डेटा कलेक्शंस क्या होता है, उसको स्टोर कैसे करते हैं और इसका स्टोरेज का क्या इंपॉर्टेंस है, डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख लिए और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इस चैनल पे न्यू है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर डेटा प्रोसेसिंग देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।